बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लोगों का टॉपिक है पेन, स्लीप एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहला MCQs है, डैश इज altered state of consciousness that is recurring to normal brain function. Pain, death, sleep, unconsciousness. Sleep. This is the definition of sleep. Sleep is a recurring state of altered consciousness. जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो है क्या कहते हैं, कॉन्शियस का लेवल अल्टर्ड होता है। आपको नहीं पता होता आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक है, इम्पेरेटिव टू नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, मतलब कुछ के जो है वो, कुछ लोग, कई बार आपको पता है कुछ लोग नींद में बोल रहे होते हैं तो वो इम्पेरेटिव फंक्शन होता है। टू नॉर्मल फंक्शन, कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं, नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है उस दौरान उनका ब्रेन। एंड बॉडी फंक्शन. So this is the definition of sleep. We spend approximately of our lives while sleeping. हम अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा सो के गुजारते हैं? 2/3, 3/2, 1/3, 9/3. It's 1/3. 1/3, approximately 1/3 of our lives is spent asleep. हम सोते गुजारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, sleep is characterized by decreased awareness and interaction, lowered sensory activity, inhibition of voluntary action, only A, all of above. Sleep में जब बंदा सो रहा होता है तो उस दौरान आप लोगों की अवेयरनेस भी कम हो जाती है, आपका दूसरों के साथ इंटरेक्शन भी कम हो जाता है, या आपका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी कम हो जाता है, आपकी सेंसरी एक्टिविटी, आपके सेंसेस भी जो है वो लोअर हो जाती हैं। आप सूंघने में, सोते हुए आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको किस चीज़ की स्मेल आ रही है पास। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, बिल्कुल आप अपने वॉलंटरी एक्शन भी आप स्टॉप कर देते हैं जब आप कंप्लीटली नींद में होते हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है जी, sleep stages can be described by using sorry for the typing mistakes, ECG, EKG, EEG, all. ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट का टेस्ट है। EKG भी ECG को ही बोलते हैं, और EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये आपका ब्रेन का टेस्ट होता है जो आपके स्लीप की साइकिल को भी हम जिसके ज़रिए रीड कर सकते हैं। सो द आंसर इज़ EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अच्छा जी, मैपिंग ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ स्लीप फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इज नाउन एज स्लीप आर्किटेक्चर एंड दिस चेंजेस विद। हम स्लीप की जो मैपिंग है वो हम किस तरह से करते हैं? हम EEG के ज़रिए करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के ज़रिए, और उसके ज़रिए हम स्लीप की 2 स्टेजेस होती हैं, नॉन रेम और रेम स्लीप। रेम रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रेम नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, जो नॉन रेम होती है वो आपकी 90 मिनट्स तक रहती है, वो वाली आपकी स्टेट, और जो रेम होती है रैपिड आई मूवमेंट वाली, वो आपकी 10 to 20 मिनट्स तक होती है, और मोस्टली ड्रीमिंग का पार्ट उसमें आता है। ठीक है, सो द मैपिंग ऑफ ट्रांजिशन ऑफ स्लीप फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इज़ नाउन एज स्लीप आर्किटेक्चर एंड दिस चेंजेस इट। अब इसमें उसने बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि स्लीप का आर्किटेक्चर आपका किस तरह से चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू थिंकिंग कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू मेंटल डिसऑर्डर, इट्स अकॉर्डिंग टू एज। आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादा सोते हैं और बूढ़े ज़्यादा सोते हैं। जो जवान हैं हमारे जैसे, आपके जैसे, वो रात भी जाग के गुजारते हैं, दिन भी जाग के गुजार सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली यंग एज में ये होता है कि उन्होंने दिन के टाइम जो है सोना होता है, रात के टाइम जागना होता है। ये हमारा बॉडी का कह लेंगे रिदम है इस तरह का यंग्स में। नेक्स्ट है जी, नॉन रेम और नॉन रैपिड आई मूवमेंट हैज़ ऑल स्टेजेस। अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं? टोटल 4 होती हैं उसके स्टेजेस। ठीक है, उसमें आपके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 में आपके जो है वो लाइटेस्ट स्टेज होती है, उसमें थीटा वेव्स बनती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका स्पिंडल्स और K कॉम्प्लेक्स बनते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 3 और 4 में आपके डेल्टा वेव्स बनती हैं। सो द नॉन रेम हैज़ ऑल स्टेजेस एक्सेप्ट
रैम, वो नॉन रैम का पार्ट तो नहीं है ना, वो तो रैपिड आई मूवमेंट सेपरेट पार्ट है। नेक्स्ट है नॉन रैम साइकिल लास्ट फॉर 10 मिनट। जो नॉन रैम साइकिल होता है वो कितनी देर तक रहता है? 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 90 मिनट्स, 80 मिनट्स। नॉन रैम जो है वो 10 to 40 मिनट्स का होता है, तो आप इसको 10 मिनट्स, इसमें आप आंसर करेक्ट होगा 10 to 40। नेक्स्ट है जी, स्लो वेव स्लीप साइकिल इज़ ऑल्सो नाउन एज। जो आपका स्लो वेव स्लीप साइकिल होता है उसको हम और क्या कहते हैं? जो आपका रैपिड आई मूवमेंट होता है उसको हम, वो सा टूथ पैटर्न ईईजी पे शो करता है, उसमें अल्फ़ा बीटा थीटा तीनों बनते हैं, ठीक है। ड्रीमिंग भी इस पार्ट में आती है। ये हो गया रैपिड। अब जो स्टेज 2 और 3 है नॉन रैम की, उसको हम स्लो वेव स्लीप साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और वो किसके ज़रिए वहाँ पे शो होता है? डेल्टा वेव्स के ज़रिए। तो इसमें क्या क्या आएगा? बोथ बी एंड सी। आगे चलते हैं। ड्रीमिंग अकर्स इन, हमने ऊपर बात की कि ड्रीमिंग किस स्टेज में आती है? रैम में, नॉन रैम में, बहुत में। तो वो रैम में आती है, रैपिड आई मूवमेंट में। ड्यूरिंग रैम, रैपिड आई मूवमेंट के दौरान क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, ऑल ऑफ अबव। जब आप ड्रीमिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप अपना एक, कह लो कि एक नॉर्मल आपके सामने वो व्यू चल रहा होता है आपके, जैसे आप जाग रहे हैं तो आपके सामने एक फेस चल रहा होता है लाइफ का, तो वो उसमें आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है। अगर आप कोई बुरा ख्वाब देख रहे हैं, अच्छा ख्वाब देख रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ के चांसेस भी, और रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज़ होता है। तो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है जी, रैम हैज़ सा टूथ पैटर्न, डेल्टा वेव, अल्फ़ा वेव, बीटा वेव, ऑल। हमने ऊपर बात की कि रैम जो है उसमें अल्फ़ा, बीटा और थीटा पैटर्न दोनों बनते हैं। सा टूथ पैटर्न भी उसी को कहते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ अबव। ये डेल्टा जो है इसकी जगह थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा आना था, तो ऑल ऑफ अबव आना है इसका। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, द सेकेंडरी वंस आर ड्यू टू। स्लीप डिसऑर्डर्स 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जो होती है वो आपकी ब्रेन एक्टिविटी की वजह से कोई आपकी हो सकती है, ठीक है। स्लीप हाइजीन की वजह से आपके प्राइमरी इंसोम्निया हो सकता है। जबकि जो दूसरी वाली सेकेंडरी है वो आपके कह लें डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से हो सकती है, वो किसी आपकी डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है कि आपको पेन है तो आपको नींद नहीं आ रही है, कुछ इस तरह, या आप कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, नशा वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। सो डिप्रेशन, पेन, सब्सटेंस अब्यूज़, ऑल आएगा इसमें जी। चेंजेस इन स्लीप आर ड्यू टू, आपके स्लीप में चेंजेस किस वजह से होते हैं? एज, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी, इंटरनल बॉडी रिदम। हमारी बॉडी में एक अल्लाह ताला की तरफ से एक रिदम है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, जो 24 आवर्स का होता है कि आपने इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे जागना है, वो पूरा एक रिदम है आपकी बॉडी का, तो उसको इंटरनल बॉडी रिदम कहते हैं, या उसको सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया है पेन का। अब हम लोग रीड करेंगे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पेन। पहला एमसीक्यूज है इसका, द साइकोलॉजी ऑफ पेन, द साइकोलॉजी ऑफ पेन रिवॉल्व्स अराउंड इफ़ेक्टिव एस्पेक्ट्स, मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स। यानी कि इसमें वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपने पेन को रीड करना है या पेन को स्टडी करना है तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को
मद्देनज़र रखना होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसमें किसको आपको इन फ्रंट रखना होगा, इफ़ेक्टिव एस्पेक्ट्स को, मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स को, कोग्निटिव एस्पेक्ट्स को, या सबको। अब जो पेन होती है ना, उस पर पेन कितनी है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, सो वो भी डिपेंड करता है। फिर आपका आ जाता है कोग्निटिव एस्पेक्ट्स, उसके आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप उसको मेंटली तौर पर आप उसको कितना कर रहे हो, सोच कितना रहे हो उसको। अगर कम है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि दर्द हल्की से भी हो तो बहुत ज़्यादा वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं उसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा दर्द है, नहीं मुझे हाथ नहीं लगाओ, कुछ पेशेंट्स भी ऐसे होते हैं, ठीक है। या उसके मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स को, कि कुछ लोग होते हैं जो सर पे सवार नहीं करते, वो कहते हैं नहीं ठीक है, हो जाएगा ठीक, ठीक है। सो ऑल ऑफ अबव, ये तीनों एस्पेक्ट्स आपके साइकोलॉजी ऑफ पेन में हेल्प करते हैं इसको स्टडी करने। नेक्स्ट है जी, पेन इज़ द स्टेट ऑफ माइंड एट द मोमेंट एंड द सेंसरी नर्व पैटर्न्स डैट इवोक फिजिकल स्टिमुलेशन। पेन जो है वो आपकी सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन को इवोक करती है, आपको पता चलता है, सेंस होती है, पेन सेंस है ना, तो सेंसरी स्टिमुलेशन जब आपकी होती है उसको हम मतलब ये पेन की डेफिनेशन है, इसने पेन को डिफाइन किया। अब ये डेफिनेशन किसने दी थी पेन की? दिस डेफिनेशन ऑफ पेन वॉज गिवन बाय डैश एंड इन दिस ईयर, जॉर्ज 1980, ग्रेगरी 1987, लजारस 1880, जॉर्ज 1987। ये ग्रेगरी ने दी थी 1987 में, ठीक है। उसने कहा था इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड एट द मोमेंट, मतलब एक मोमेंट में जब आपको दर्द हो रही है उसी टाइम पे ये माइंड की स्टेट आपकी, एंड द सेंसरी नर्व पैटर्न्स, और आपके वो नर्व पैटर्न्स हैं जो कि इवोक करते हैं आपके फिजिकल स्टिमुलेशन को, कि आप दर्द से कराते हैं, आप अपने उसको प्रेस करने लगते हैं उस पार्ट को या कुछ इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द पेन डेट स्टेज फॉर सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम इज़ नाउन एज। पेन दो तरह की होती है, क्रॉनिक जो लॉन्ग अरसे तक रहती है, और जो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है या थोड़ी देर के लिए रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट पेन, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इफ़ द पेन and associated symptoms of the patient does not correlate then this is known as। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बात की है आपके एक डिसऑर्डर की, कि कुछ पेशेंट्स में दर्द नहीं होती उस जगह पे, लेकिन वो फील कर रहे हैं कि यहाँ मुझे दर्द है, और साथ वो कुछ और सिम्टम्स बता रहे हैं, हमें भूख नहीं लगती है, हमारा खाना हजम नहीं होता है, हमें वोमिटिंग होती है, और हमें यहाँ दर्द भी होता है, हमें इस तरह। अब अगर उसके जो साइंस हैं वो उसके सिम्टम्स से मैच नहीं कर रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, पैनिक स्टेज, डिलेरियम, साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर, और नन। वो साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर है कि वो उसके ब्रेन में ये चीज़ चल रही है कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है, और वो उस दर्द को महसूस कर रहा है जी, मुझे बहुत दर्द हो रही है, ठीक है। सो उसको हम क्या कहेंगे, साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है जी, द पेशेंट्स विद क्रॉनिक पेन आर मोस्टली एक्सप्रेस डैश फीचर्स। वो पेशेंट जिनमें क्रॉनिक पेन होती है, ठीक है, वो किस तरह के फीचर्स जो वो शो करते हैं, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, सोमेटिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ये सारे एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन सब इसमें आते हैं, सोमेटिक एक्सप्रेशंस, ऑल ऑफ अबव। तो तमाम तरह के फीचर्स उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं जो पेशेंट क्रॉनिक पेन जिसको है। द साइकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट इंक्लूड, अब आपने साइकोलॉजिकल उसकी पेन मैनेजमेंट करनी है, अगर उसको साइकोलॉजिकली और साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर तो आप उसकी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे। अगर उसकी वाकई में उसको बॉडी में पेन है तो तब भी आपको उसकी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी करनी है और ड्रग मैनेजमेंट भी करनी है। सो द साइकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल पेन असेसमेंट, साइकोट्रोपिक ड्रग थेरेपी, मतलब आपको उसको जो है वो साइकोटिक ड्रग्स देते हैं, और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। आपकी जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसमें क्या आता है, उसमें आपने उसको मसल रिलैक्सेशन थेरेपी देनी होती है, रिलैक्सेशन मेथड्स होते हैं, ऑपरेंट टेक्निक्स होती हैं कि भाई आप इस तरह करोगे, उसकी जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वो होती है। फिर इसके अलावा सोशल स्किल ट्रेनिंग होती है, मतलब उनका ध्यान बटाना आपने कि इस चीज़ से उसका ध्यान हटे, तो ये कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं इसमें।
सो साइकोलॉजिकल पेन पहले असेसमेंट होगी, फिर उसके साइकोट्रोपिक ड्रग थेरेपी होगी, फिर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होगी। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। कुछ लोग जो है वो पेन असेसमेंट के बाद ड्रग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, या कुछ जो है वो इंटरवेंशन से ठीक होने लगते हैं। उनके लिए ड्रग थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप उनका लाइफस्टाइल चेंज कर दें, उनके रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उन्हें मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स बता दें, ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक्स बता दें, या उनको कुछ कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ ऐसे बता दें, मेंटल स्ट्रेटजीज़ कि भाई आपने इस तरह से हटाना, अपने ध्यान को इधर लगाना। ठीक है। नेक्स्ट है जी रिलैक्सेशन मेथड्स, सॉरी, all are psychological interventions except relaxation method, percutaneous Crohn intervention, operant strategy, cognitive strategy, all of above। इनमें से जो percutaneous Crohn इंटरवेंशन है वो हम PCI को बोलते हैं या एंजियोप्लास्टी को बोलते हैं। जो एंजियोग्राफी के बाद पेशेंट्स को, कार्डियक पेशेंट्स को जिनको हार्ट अटैक होता है, एमआई होता है, उनको हम स्टेंट्स प्लेस करते हैं। तो percutaneous Crohn इंटरवेंशन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं है। क्लियर?